वेलकम बैक। तो अगला सेक्शन है सब सेक्शन 85। हम लोग जुर्माना का ही पढ़ रहे थे। ये किस में दिया हुआ है था पहले, सेक्शन 67, 68, 69। ठीक है, इसको मिलाकर 85 और 86 बनाया है। आईपीसी का सेक्शन 86, सॉरी 67, 68 और 69 मिलाकर 85 और 86 बनाया। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है। किससे दंडनीय है? कोई अपराध है जो सिर्फ फाइन से दंडनीय है या सामुदायिक सेवा से, तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर सादा होगा। और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम है या सामुदायिक सेवा नहीं है, व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित के निर्देश दे सकेगा जो निम्नलिखित अवधि का होगा। तो क्या बोल रहा है 85, अगर आपने जो अपराध किया वो सिर्फ फाइन से दंडनीय है या सिर्फ सामुदायिक सेवा से दंडनीय था और आपने दोनों का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, ना फाइन दिया ना सामुदायिक सेवा की, ठीक है, तो आपको जो कारावास मिलेगा वो सादा होगा। क्या होगा? कारावास मिलेगा, सादा होगा। नाउ चूंकि इसमें पहले से कोई कारावास था नहीं कि हम 1/4 वाला रूल लगाएं, तो इसके लिए नियम दिया हुआ है। अगर आपने ऐसा किया है जहां जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से अधिक की ना हो, तो 5,000 रुपए और उससे कम की रकम के लिए कितना होगा आपको अधिकतम? 2 महीने के लिए सादा कारावास। ठीक है, अगर रकम 5,000 से ज्यादा है और 10,000 से कम है तो अधिकतम 4 महीना। ठीक है, और अगर 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा का फाइन आपके ऊपर लगा है, ठीक है, 10,000 से ज्यादा, तब आपको 1 साल से ज्यादा का सादा कारावास नहीं दिया जाएगा। नाउ 6 हो गया, 16, 69 सेक्शन था पीसी में, ठीक है, वो मिला फिर ये वाला आप याद रखना। कौन सा? 85 में, ठीक है, जहां, और ये वाला भी हो सकता है नेट में पूछ ले या वनडे में पूछ ले कि 5,000 तक है तो 2 महीना, 5 से 10 है तो सॉरी 5 से 5,000 है, 5,000 तक है 2 महीना, 5 से 10 है तो 4 महीना का लिखती है, और 10,000 से ज्यादा है तो 1 साल। ठीक, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब तक परिभाषित हो जाएगा जब जुर्माना या तो चुका है या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित हो गया है। तो अब बोल रहा है, मान लो फाइन आपने नहीं दिया या किसी कारण से और आपको कारावास हो गया, ठीक है, तो 86 का बोल रहा है, तो जब आप फाइन दे दो या तो आप फाइन जमा कर दो जब आप कारावास में हो, या कोर्ट ही आपका फाइन समाप्त कर दे, तब आपको कारावास से छोड़ दिया जाएगा। ये 6 का था। 6 का क्या कह रहा है, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में एक नियत की गई कारावास की अवधि के अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए। ठीक है, तो ये अनुपात की बात कर रहा है। ठीक है, मान लो कि 4 महीने का है, आपको सजा दी गई है, ठीक है, 10,000 आपका जुर्माना है और आपने 2 महीना सजा भोग ली, तो 2 महीने की आपकी सजा बची है और आप उसी के अनुपात में 5,000 रुपए क्या कर दे रहे हो, फाइन चुका दो उसके बाद, तो आपका कारावास क्या कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा अनुपातिक रूप में। मान लो किसी के पास उतना पैसा नहीं है तो क्या करे, है ना। ठीक है, ये इसमें सब सेक्शन 7 है, पहले सब सेक्शन 70 था आईपीसी, सॉरी। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो उस कालावधि का अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित हो जाएगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणी के लिए वैध रूप से दायी है, इसका उत्तरदायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए है, सॉरी, ए है, उसको सजा दी गई, जेल गया वो, ठीक है, कितने साल की सजा दी गई है, मैक्सिमम 6 साल की। ठीक है, 6 साल की सजा दी गई है और साथ में फाइन लगाया गया है, तो उस 6 साल के अंदर उसको फाइन देना होगा। ठीक है, अगर 6 साल से ज्यादा के लिए सजा है, कारावास है, तो जब तक वो कारावास में रहता है उसके अंदर उसको क्या देना होगा, फाइन देना होगा। नाउ 8/7 कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट अब सब सेक्शन है, याद रखना।
लेकिन इस बीच में अगर जिसको कारावास दिया गया था वो मर जाता है, तब उसकी कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी, जब उसको फाइन का दंड दिया गया था उसके अंदर थी है, उसका वो मालिक था, ठीक है, जिससे वो कोई ऋण चुका सकता था, उस संपत्ति से फाइन लिया जाएगा, ठीक है, दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। एक को 6 साल के लिए सजा मिली, 6 साल के अंदर वो अपना फाइन देगा, अगर फाइन लगा है। 6 साल से प्लस के लिए सजा है तो जब तक वो जेल में है तब तक फाइन देगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ से पहले जब उसको सजा दी गई थी तो किसी प्रॉपर्टी का वो मालिक था जिस पर वो कोई ऋण चुकाने का हकदार था, तो अब वो प्रॉपर्टी से फाइन लिया जाएगा, ठीक है। सब सेक्शन, ओ सॉरी, सेक्शन 9 देखते हैं। सेक्शन 9 पहले 71 में था। क्या कहता है ये? कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि कितनी होगी? मान लो 5-6 अपराध उसने किया है, किसी में लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है, किसी में 10 साल मिला है, किसी में 20 साल मिला है, तो क्या होगा? जहां कोई बात, जो अपराध ऐसे भागों से, जिसमें कई भाग स्वयं अपराध है, मिलकर बनी है, वह अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से मुक्ति न हो। अब देखो, कोई बोल रहा है कि चोरी के लिए मान लो किसी को दंड मिला, ठीक है। अब चोरी के कई छोटे छोटे भाग है, जैसे बेईमानी से उसने किसी का सामान हटा लिया, ठीक है, और उसने एक दो चीजें की, जैसे मान लो किसी ने हत्या की, हत्या से पहले उसने हमला किया, ठीक है, और क्या की, उसको उपहति, घोर उपहति भी की। तो अब जब उसको हत्या के लिए दंड हो जा रहा है तो उसको अलग से घोर उपहति के लिए, हमला के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एक हत्या के लिए पर्याप्त है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे अपराध मिलकर एक बड़ा अपराध बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां, क्या कह रहा है, जहां कोई बात अपराध को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि को दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, ठीक है। दोनों अपराध ही अलग अलग परिभाषा में आ जा रहे हैं। अब देखो, हत्या के अपराध में ही जब एक ही चैप्टर में ये भी आ जाता है, शारीरिक घोर उपहति भी, और घोर उपहति से होते हुए हत्या जाता है, ठीक है। बट दोनों अगर अलग अलग अपराध में आ रहे हैं, अलग अलग परिभाषा में, तो अलग अलग क्या होगा, दंड विधि। जैसे चोरी करने गया था वो और हत्या कर दी, दोनों, चोरी करने गया था, हमला किया, चोरी नहीं किया तो क्या किया, हत्या, लेकिन चोरी का उसने प्रयास किया, दोनों के लिए अलग अलग से उसको सजा मिलेगी। कई कार्य जिसमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक अपराध गठित करते हैं, मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं। वह अपराधी जो उसे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा, जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए न्यायालय जो इसका विचारण करे उसे दे सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कई अपराध है और कई अपराध में मिलकर एक अपराध बना रहा है, या एक अपराध है जिनमें से स्वयं एक से या एक स्वयं एक अधिक से दो अपराध मिलकर एक तीसरा अपराध बना रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है अगर, तो जो सबसे हाई लेवल का दंड होगा, ठीक है, वो दिया जाएगा। बाकी दंड, उसको वही दंड पहले भोगना पड़ेगा, बाकी दंड क्या होंगे, कोर्ट के विवेक पे है कि कोर्ट उसको लिखता है साथ में कि इनको भोगना है कि नहीं भोगना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, का यहाँ पर लाठी से 50 प्रहार करता है, कितनी बार मारता है, 50 बार मारता है। या हो सकता है का ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा भी जिनमें से वह संपूर्ण मारपीट गठित हुई, या कि स्वेच्छा उपहति कारित करने का अपराध किया है, ठीक है। तो अगर किसी को तुम 50 बार मारोगे तो पहली बार जब मारोगे लाठी से तभी उसको क्या हो जाएगी, उपहति हो जाएगी, ठीक है। नाउ पहली बार जब उसको उपहति हो गई तो हर बार जब आप उसको मार रहे हो तो हर बार एक उपहति हो रही है, तो एक अपराध आपका ये बन गया उपहति का, हर बार का, ठीक है। यदि का प्रत्येक प्रहार के लिए दंडनीय होता तो उसे हर एक क्या कहते हैं, प्रहार के लिए दंड देना पड़ता, हर एक उपहति के लिए। मान लो एक उपहति के लिए उसको 5 साल का दंड मिलता, तो 50 का लिए 50 पंचे 250, 250 साल के लिए उसको दंड देना पड़ता है ना। किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक दंड से दंड नहीं होगा, जो कि होगी घोर उपहति। अगर उसको बहुत ज्यादा चोट उसने मारी, मान लो ए ने बी को 50 बार मारा है, तो 50 बार मारने के लिए नहीं बल्कि 50 का एक अपराध बनाया जाएगा, ठीक है। और जबकि का या को पीट रहा है, माँ हस्तक्षेप करता है, और का माँ पर जानबूझ कर प्रहार करता है, तो यहाँ पर माँ पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है और उसे उसके लिए अलग से दंड किया जाएगा। का या को स्वच्छता उपहति कारित करता है। अब देखो, ए बी को मार रहा है, सी आ जाता है, तो इसको 50 बार मार रहा है, उसके लिए एक अपराध बनेगा। लेकिन अगर इसी बीच में सी रोकने आया और सी को अलग से मार दिया, तो सी इसके लिए इसको अलग से 5 साल का दंड दिया जाएगा। इसके लिए मान लो इसको 20 साल का दिया गया था, इसके लिए 5 साल दिया जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 20 5 25। ठीक, अगला सेक्शन हम अपनी क्लास में करेंगे।